वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में हमारा आज का टॉपिक है समास और उसके प्रकार। और समास और उसके प्रकार का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने समास किसे कहते हैं, समस्त पद, फिर विग्रह कैसे करना है, सामासिक पद कैसे कहते हैं, ये सारी जानकारी हमने हासिल कर ली। फिर समास के अलग अलग प्रकारों को हमने देखा। समास के कुल मिलाकर 6 प्रकार होते हैं। उसमें से 3 प्रकार जो है अवयवभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास को हमने इसके पहले भागों में हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं अगले समास के प्रकारों को। समास के अगले प्रकार है द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। इन समास के अगले प्रकारों को अब इस सेशन में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, समस्त पद हमने देखे थे विग्रह करते समय, तो उसमें जो सामासिक शब्द होता है उसमें जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और बाद का जो पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो जिस सामासिक शब्द में या समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद को प्रमुखता मानी जाती है, प्रधानता दी जाती है, ऐसे सामासिक शब्दों को हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे कि माखन चोर। इसमें माखन चोर का विग्रह करेंगे हम, माखन को चुराने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त किया हुआ। तो इस प्रकार जो विग्रह करते समय हम उत्तर पद को प्रधानता देते हैं और पूर्व पद को गौण मानते हैं, ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहेंगे। अगला प्रकार है द्विगु समास। वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम कहते हैं द्विगु समास। अब देखो, हमें यह द्विगु समास होता है वो पहचानने में बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें संख्या का बोध कराने वाला समासिक शब्द होता है। जैसे कि एक पदी, जिसका विग्रह होगा एक पद वाला। इसमें कौन सी संख्या का बोध हो रहा है हमें? 1। उसके बाद चतुर्भुज, इसका विग्रह हम करेंगे 4 भुजाओं वाला। इसे हमें कौन से संख्या का बोध हो रहा है? 4। सप्तपद, इसका विग्रह हम करेंगे 7 पदों वाली। इसमें हमें कौन सी संख्या का बोध हो रहा है? 7। इसके बाद आता है षड ऋतु, जिसका विग्रह है 6 ऋतुओं का समूह, जिसमें कौन सी संख्या का बोध हो रहा है? 6। नवरस, जिसका विग्रह है 9 रसों का समूह, जिसमें हमें कौन सी संख्या का बोध हो रहा है? 9। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, जहां पर हमें संख्या का बोध कराने वाला सामासिक शब्द होता है, उसे हम कहेंगे द्विगु समास। उसके बाद का समास का प्रकार है बहुव्रीहि समास। डेफिनेशन देखते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, इन दोनों पदों का संबंध किसी अन्य पद से हो, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। देखो, बहु से ही हमें पता चल रहा है कि जो समासिक शब्द होते हैं उसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और प्रधान पद। लेकिन इसके अलावा जो तीसरा पद प्रधान माना जाता है, उस समास के प्रकार को हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे उदाहरण देखते हैं, नीलकंठ। इसमें देखिए नीलकंठ, उसका हम विग्रह कैसे करेंगे? नीला है कंठ जिसका, अर्थात हमें किसका बोध हो रहा है? शिव का। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान माना गया है। उसी प्रकार चतुरानन, जिसका विग्रह होगा 4 आनन है जिसके, अर्थात ब्रह्मा। इसमें भी देखो तीसरा पद प्रधान माना गया है। अब इसमें देखो नीला और कंठ, 4 आनन, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, इसके अलावा तीसरा पद महत्वपूर्ण माना गया है। लंबोदर, जिसका विग्रह होगा लंबा उदर है जिसका, अर्थात कौन? गणेश। तो इस प्रकार हमें
समस्त पद में बहुव्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं उसके अलावा जो तीसरा पद प्राधान माना जाता है उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। अब अगला पद समास का प्रकार है द्वंद्व समास। अब देखिए उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है द्वंद्व। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और कोई भी पद गौण नहीं होता उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखिए इसके पहले समास के प्रकारों में हमने देखा कि कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद प्रधान होता है, या कभी पूर्व पद और उत्तर प्रधान के अलावा तीसरा पद प्रधान होते हैं। लेकिन द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही समान महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों भी कोई भी एक दूसरे से गौण नहीं होते। ऐसे समास के प्रकार को हम कहेंगे द्वंद्व समास। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व की संभावना होती है कि कोई एक दूसरे को गौण नहीं मानते, दोनों दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, तो ऐसे अवस्था में वह द्वंद्व समास होगा। अब देखते उदाहरण चरम परम। अब द्वंद्व समास किस प्रकार से हम उसको जान सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमें पता चलता है कि जहां पर संख्या होगी वहां पर कौन सा समास होगा, जहां पर पहला पद प्रधान होगा वहां पर कौन सा समास होगा, यह हमें हिंट मिल गई। उसी प्रकार द्वंद्व समास की हिंट कौन सी है देखते हैं। जहां पर है ना चरम और परम अर्थात चरम परम, उसके यहाँ पर देखो योजक चिन्ह लगाया है। भीरु और बेबस, भीरु बेबस योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। दिन और रात, दिन रात। अब देखिए जहां पर योजक चिन्ह जो जब दो समस्त पद अर्थात दोनों पूर्व पद और उत्तर पद, समस्त पद में उत्तर पद और पूर्व पद जब योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है और विग्रह करते समय हम उसमें और शब्द लिखते हैं। किसके जगह पर? योजक चिन्ह के स्थान पर। समझ में आ रहा है क्या? द्वंद्व समास में उत्तर पद और पूर्व पद के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है और समस्त पद का विग्रह करते समय योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द लगाया जाता है। तो ऐसे समय हमेशा वह द्वंद्व समास होगा। देखो इसमें और के साथ आए शब्द को जोड़े का हटाकर योजक चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। तो समस्त पद में योजक चिन्ह लगेगा और जब उसका विग्रह करेंगे तो हम और यह शब्द लिखेंगे। तो जहां पर और शब्द हमेशा आएगा चरम और परम, भीरु और बेबस, दिन और रात, माता और पिता, पति और पत्नी, इस प्रकार के जब सामासिक शब्द होंगे तो वह हमेशा द्वंद्व समास रहेंगे। अब देखते हैं द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण। समस्त पद माता पिता, देखो यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया हुआ है इसलिए वह द्वंद्व समास है। अब विग्रह करते समय हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? और, माता और पिता। आना जाना, यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह के स्थान पर हम विग्रह करते समय कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? और, आना और जाना। ऊंच नीच, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगाया है। अब योजक चिन्ह के स्थान पर हमें क्या लिखना है? और, ऊंच और नीच। ऊंच और नीच। ऊपर नीचे, यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो योजक चिन्ह के स्थान पर हमें सिर्फ और शब्द लिखना है, ऊपर और नीचे। पति पत्नी, पति और पत्नी।
तो इस प्रकार हमने अलग अलग समास के प्रकारों को विस्तार से जान लिया। अब कुछ प्रश्नोत्तर के द्वारा हम सराव कर लेते हैं। प्रश्न पहला है, समास किसे कहते हैं? उत्तर के अलग अलग विकल्प दिए गए आपको, देखते हैं। क, दो शब्दों के मेल से नया नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को। ख, दो शब्दों को अलग करने को। ग, क्रिया तथा कर्ता को मिलाने को। या घ, नया शब्द बनाने को। क्या होगा फिर इसकी डेफिनेशन? दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को। यहाँ पर नया 2 बार आया है, एक ही बार हम इसका प्रयोग करेंगे। तो समास किसे कहेंगे? दो शब्दों के मेल से प्रक्रिया होकर जब नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो विकल्प का सही उत्तर कौन सा होगा? क। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? उत्तर के विकल्प है 2, 7, 4, 6। कितने प्रकार होते हैं समास के? 6। वेरी गुड। तो हमारे विकल्प का उत्तर होगा कौन सा? घ, 6। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अलग अलग विकल्प के उत्तर दिए, देखते हैं। क, पाप या पुण्य द्विगु समास। ख, पाप में पुण्य तत्पुरुष समास। ग, पाप के द्वारा पुण्य करण तत्पुरुष समास। या घ, पाप और पुण्य द्वंद्व समास। कौन सा होगा इसका? विचार कीजिए जल्दी से और सोचिए क्या है। पाप पुण्य, अब उसमें देखो हमें क्या संकेत मिल रहा है, उसे योजक चिन्ह लगाया गया है। तो जहां पर योजक चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास तो नहीं होता है, द्वंद्व समास। तो द्विगु, तत्पुरुष और द्वंद्व, इसमें से हमें चुनाव करना है, कौन सा होगा? जहां पर योजक चिन्ह होता है वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है, ठीक है? नहीं तो कौन सा? द्वंद्व समास। वेरी गुड। तो यहाँ पर द्वंद्व समास मिल रहा है। अब विग्रह देखते हैं सही या गलत। पाप पुण्य, पाप और पुण्य हमने देखा था द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? और। वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर मिल रहा है हमें, कौन सा मिल रहा है? पाप और पुण्य द्वंद्व समास। तो हमारा इस उत्तर का विकल्प कौन सा होगा? घ, पाप और पुण्य द्वंद्व समास। तो बच्चों, इस प्रकार हमने समास किसे कहते हैं, फिर समास के बाद हमने देखा था सामासिक शब्द, सामासिक शब्द के बाद हमने देखा था समस्त पद। सामासिक शब्द में पूर्व पद, उत्तर पद देखा था। फिर समस्त पद में विग्रह कैसे किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे पूछते हैं, ये हमने देखा। फिर समास के अलग अलग प्रकारों को, अलग अलग भेदों को देखे। समास के 6 प्रकार होते हैं, उसको हमने उदाहरण के साथ किस प्रकार से उसको पहचानना चाहिए यह हमने जान लिया। तो व्याकरण का समास से टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।